ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हाँ जी, स्टार्ट करें देखो आप फिर अपना क्लास आज का। हाँ सर। हाँ देखो, रोटेशनल मोशन अब जो है अगेन मैकेनिक्स का एक पार्ट है। मैकेनिक्स में हमने पढ़ा था मोशन इन वन डायमेंशन, फिर टू डायमेंशन आपने पढ़ा था, फिर आपने प्रोजेक्टाइल वहीं पे पढ़ा था, वेक्टर का बहुत सारा एप्लीकेशन देखा था। ठीक है, प्रोजेक्टाइल आपने देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं रोटेशनल। अब देखो एक बड़ा डिफरेंस होता है ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन में। जैसे अगर हम लोग बात करें, एक बॉडी है और इसका क्या हुआ, हमने इसको खिसका के यहाँ पे लेके चले गए। लेकिन ऐसा था कि ये पार्टिकल, मान लो ये पार्टिकल ए था, ये पार्टिकल था बी, दो पार्टिकल हम लोग यहाँ पे मार्क किए हैं। तो हमने देखा कि ये पार्टिकल का जो पाथ था वो ऐसा था, ऐसा। ठीक है, और ये पार्टिकल का पाथ कैसा था, तो आपने बोला ये पार्टिकल का पाथ इस तरीके से। मतलब जो इनके पार्टिकल का जो पाथ है वो पैरेलल आ गया। कौन से मोशन में? ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। अगर आप बोलोगे कि सर ये पार्टिकल हम इसको ऐसे ऐसे करके लेके गए हैं, ऐसे करके लेके गए हैं, तो भी देखो क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल का जो रास्ता था वो ऐसे था, फिर से पैरेलल लाइन आया। देखो दोनों कभी भी मीट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पैरेलल लाइन आता है यहाँ। पैरेलल। हाँ, लेकिन रोटेशनल में क्या होता है, रोटेशनल में अगर आप मान लो यहाँ पे क्या कर दिए, एक पार्टिकल था, थोड़ा ऊपर बनाते हैं, ये पार्टिकल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बांध के और इसको घुमा रहे हैं ऐसे। ठीक है, मतलब अगली बार ये यहाँ पहुंच गया होगा, फिर अगली बार यहाँ पहुंच गया होगा। तो ऐसे में अगर आप इस पार्टिकल की बात करो, ए पार्टिकल की, मान लीजिए ये यहाँ पे था, अगली बार यहाँ पे आया, तो ये सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, देख रहे हो? जैसे मान लो बी पार्टिकल की बात की, तो बी पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। हर पार्टिकल रोटेशनल मोशन में, हर पार्टिकल क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो लिख दीजिएगा, इन रोटेशनल मोशन, in rotational motion particles of the body, particles of the body is performing circular motion। समझ में आ रहा है? बॉडी नहीं घूम रहा है गोल गोल, इसके पार्टिकल्स गोल गोल घूम रहा है। ठीक है, और ये बॉडी बॉडी क्या कर रहा है, तो बॉडी कर रहा है रोटेशनल मोशन। बॉडी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। और बॉडी इज डूइंग रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन। अगर आपसे पूछे कि ट्रांसलेशनल मोशन में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हम बोलेंगे ट्रांसलेशनल मोशन में पार्टिकल्स भी ट्रांसलेशनल मोशन कर रहे हैं। रोटेशनल मोशन में बॉडी क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे बॉडी तो रोटेट कर रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आया? और हाँ, हाँ सर। इनके भी जो पाथ हैं वो भी आपस में पैरेलल है। देखो इनकी जो दूरी है हर जगह सेम है। पैरेलल लाइन का क्या कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है ना कि दो लाइन चाहे कर्व हो, स्ट्रेट हो, उनके बीच की दूरी हर बार फिक्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी दूरी हर बार क्या थी, फिक्स थी। तो यहाँ पे भी पैरेलल है। ठीक है, पाथ हमेशा क्या होते हैं, पैरेलल। पाथ इज ऑलवेज पैरेलल। पाथ हमेशा पैरेलल होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब है कि रोटेशनल मोशन अगर हम देखें, जैसे देखो कि यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने बोला कि सर अगर अगर ये ट्रांसलेशनल मोशन है तो हर पार्टिकल उतना ही दूर जाता है। जैसे ये पार्टिकल इतना दूर गया, ये पार्टिकल इतना दूर गया, ये पार्टिकल इतना दूर गया। हर हर पार्टिकल की जो दूरी है वो क्या है, सेम सेम। हर पार्टिकल उतना ही पाथ ट्रेवल किया है। अगर आप बोलोगे सर इंक्लाइन करके दिखाओ, तो हमने बोला ये रहा, देखो इंक्लाइन कर लिया और ये यहाँ पहुंच गया ऐसे। तो हम बोले ये पार्टिकल इतना दूर गया, ये पार्टिकल देखो इतना दूर गया, और ये नीचे वाला पार्टिकल इतना दूर गया। और देखोगे ध्यान से ना, तो सारे पार्टिकल x मीटर ही गए हैं। लेकिन लेकिन रोटेशनल में क्या हो रहा है, देखो इसका रेडियस मान लो r1 था, तो इसका पूरा पाथ कितना हो गया, 2πr1। इसका क्या हो गया, 2πr2। r1 r2 अलग अलग है, मतलब हर पार्टिकल अलग अलग दूरी तय कर रहा है। रोटेशनल मोशन में क्या हो रहा है, हर पार्टिकल अलग अलग दूरी तय कर रहा है। लिख दें कहीं पे इस बात को, इन रोटेशनल मोशन, in rotational motion each particle
each particle displays different distance. अगर हर पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है सेम टाइम पे, समझ लो सेम टाइम है, जैसे मैंने बोला कि ये एक हमारे पास रॉड था, ये रॉड क्या हो रहा है ना कि घूम रहा है, तो अगली बार रॉड यहाँ पहुंच गया होगा। तो आपने बोला सर ये पार्टिकल बहुत बहुत ज्यादा दूरी तय किया है, ये पार्टिकल थोड़ा सा कम दूरी तय किया, ये पार्टिकल और कम दूरी तय किया, ये पार्टिकल और कम, और ये पार्टिकल तो दूरी ही तय नहीं किया, वहीं पे था। तो हम बोले अच्छा ये भी कहानी है। तो हम बोलेंगे हर पार्टिकल ने अगर सेम टाइम पे अलग अलग दूरी तय कर रहा है, इसका मतलब है हर पार्टिकल की स्पीड भी सब अलग अलग रहेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि each particle's speed is different. तो हम बोले अच्छा ये कहानी है। तो रोटेशनल मोशन के बारे में हमको 4-5 चीज पता चली। क्या पता चली? एक तो है कि रोटेशनल मोशन में हर पार्टिकल गोल गोल घूमता है, सर्कुलर मोशन करता है। दूसरी बात है कि हर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होता है, हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होती है। यहां तक बात समझ में आ गया? सारी बातों को आपने लिखते हुए भी चलिएगा कि रोटेशनल मोशन में क्या क्या कहानी होती है। ये सब आपसे ना एमसीक्यू में पूछना वो लोग पसंद करते हैं, ठीक है? छोटी छोटी बातें रहेंगी, कौन सा बात इसमें से सही है। अगर एक बार आपने इन चीजों को सुन रखा है तो आपके दिमाग में आ जाता है, नहीं सुन रखा है तो आपको दिक्कत होती है कि सोचना पड़ता है कि अच्छा ये चीज होगा कि नहीं होगा, कोई एक्सेप्शन तो नहीं आ जाएंगे। ओके, अब याद कीजिए मैंने सर्कुलर मोशन में ना आपको चीजें रिलेट करके बताया था। जैसे एक तरफ मैं लिख दूं लीनियर वाली बात और एक तरफ मैं लिख दूं एंगुलर वाली बात। तो याद है लीनियर में अगर आप डिस्प्लेसमेंट को एस बोलते थे तो यहाँ पे आप थीटा बोलते थे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? थीटा। अगर आप लीनियर वेलोसिटी को वी बोलते थे तो यहाँ पे होता है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा। ये सब याद था ना? याद है एक रिलेशन भी था आर इंटू कुछ कर देते थे, वो भी सिखाऊंगा। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एस इक्वल टू आर थीटा। बिल्कुल बिल्कुल वही, हर बार यही करेंगे देखना। एक्सेलरेशन आप यहाँ पे बोलते थे, हम यहाँ पे अल्फा बोलते हैं। अल्फा क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। आप यहाँ पे फोर्स बोलते थे, हम यहाँ पे टॉर्क बोलते हैं, टाउ। फोर्स का फॉर्मूला आप बोलते थे मास इनटू एक्सेलरेशन, हम बोलते हैं यहाँ पे इनर्शिया। मास को इनर्शिया बोला जाता है, इनर्शिया इनटू अल्फा होता था। तो ये ना एनालॉगी है, इसको याद रखने में आपको आसानी होती है, ठीक है? हम आपको रिलेट कर देते हैं कि अच्छा ये चीज ऐसे है। कहीं पे ये भी लिख लेना कि मास को हम यहाँ पे इनर्शिया बोलते हैं। आपके स्टेट बोर्ड में ना एक बुक में एक बड़ा अच्छा सा लाइन लिखा हुआ है, बोलता है कि मास मतलब होता है रुकावट। मास मतलब क्या होता है? रुकावट। कोई भी चीज के लिए, जैसे मैं बोलूं कि एक भारी चीज है, एक हल्की चीज है। हल्की चीज को धक्का देने में आपको कम फोर्स लगता है, भारी चीज को धक्का देने में ज्यादा फोर्स लगता है, मतलब ज्यादा देर तक वो रोक के रखता है, रुकावट है वो। तो आप जो ये जो रेजिस्टिव फोर्स होता है ना, इस रेजिस्टिव फोर्स को हम बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन में मास, और यही रेजिस्टिव फोर्स को रोटेशनल मोशन में हम बोलते हैं इनर्शिया। ये लाइन मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, ठीक है? और ये लाइन बस स्टेट बोर्ड में ये लिखा हुआ, ठीक है? बस कुछ नहीं है, समझने के लिए तो हम जानते ही हैं इस बात को, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगता है। कोई कोई लाइन रहती है, लगता है कि एकदम दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, ठीक है? एक और टर्म यहाँ पे होता था लीनियर में हम बोलते थे मोमेंटम, यहाँ पे एल होता है, इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। हाँ, अब है कहानी कि इंट्रोडक्शन टू थीटा एस वी ओमेगा एटी, फिर होता था एसी, फिर होता था अल्फा, फिर होता था ए नेट। ये सब के बारे में हम लोग बात करना चाहते हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। हमने क्या बोला कि एक रॉड है, रॉड को हम घुमा रहे हैं। अब ये घुमा रहे हैं तो क्या करेगा? ये गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है? एक पार्टिकल का हमने पाथ ले लिया, मान लीजिए ये ऐसा होगा, किसी एक समय पे ये पोजीशन इसकी यहाँ पे बन गई होगी। तो इस बीच इसने कितना एंगल कवर किया? हम बोलेंगे थीटा एंगल कवर किया। इस बीच उसने लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना किया है? हम बोलेंगे एस डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये रेडियस, इसकी लंबाई कितनी है? तो हम बोलते हैं मान लीजिए ये आर है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम लोग लेंथ को आर लिखना पसंद करेंगे कि रेडियस है वो। तो एस इज इक्वल टू क्या होता है? हाँ ऊपर कर लेते हैं।
अब एक बड़ा बेसिक फॉर्मूला है बेटा कि थीटा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन ध्यान रखिएगा ये तभी तक ट्रू है जब तक कि थीटा इज वेरी स्मॉल। मिथांशु तुमने एक सवाल पूछा था कल, मैंने जवाब दिया था, वो समझ गया था? हाँ सर हाँ। बेटा उसमें हमने यही यूज किया है, हमने tan थीटा एक बार सॉल्व किया तो हम tan थीटा लेके किए थे, बट हमने जब ध्यान से सवाल को पढ़ा तो वहां पे लिखा हुआ था कि देयर इज अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन एंगल। तो जब भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो हमको यही लेना पड़ेगा, आर्क बाई रेडियस। ठीक है, बड़े के लिए नहीं लागू होता है, छोटे के लिए लागू होता है। ठीक है, ये दिखा तो दिया हमने बड़ा सा, लेकिन ये बहुत छोटा सा एंगल है, छोटे से के लिए लागू होता है। इस बात को कहीं पे लिख लीजिएगा अच्छे से कि ये एप्लीकेबल है बस यही छोटे से के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा थीटा शुड बी इन रेडियन, यहाँ पे थीटा रेडियन में होना चाहिए। आप पता चला एंगल में लेके किए, बोले सर बराबर नहीं आ रहा है, हमको लेना है ये रेडियन में। हाँ, तो आपने बोला कि v इंस्टेंटेनियस, किसी एक इंस्टेंट पे, खास समय पे, तो आप बोलोगे कि ये होता है सर ds by dt। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, v एवरेज की अगर कोई बात करे तो एवरेज में आप क्या करते हो? बड़ा डिस्प्लेसमेंट का चेंज लेते हो और बड़ा समय होता है डेल्टा। हाँ, अच्छा ये बात आपको समझ में आता है? इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या हो गया? मैं बोल रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक में जाने में इसको छोटी सी दूरी तय किया ना, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। और अगर बड़ा यहाँ से लेके मान लो यहाँ तक, हम बोले कि भाई एवरेज वेलोसिटी बता दो, तो आप बोलोगे सर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो ये वाला है, जब भी एवरेज है मतलब बड़ा चेंज है। इंस्टेंटेनियस मतलब एकदम छोटा सा क्षण है। ठीक है, तो आपने बोला कि ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। और ds इज इक्वल टू क्या बोल दूं मैं, हाँ v कौन सा ले लें? v इज इक्वल टू, अच्छा v इज इक्वल टू क्या होता है? तो आपने बोला r ओमेगा होता है, ये बात समझ में आती है? v इज इक्वल टू r ओमेगा क्यों आया? डेरिवेशन बता दूं क्या? v इज इक्वल टू बेटा आर्क बाई v इज इक्वल टू आर्क बाई टाइम होता है क्या? लंबाई, डिस्टेंस बाई टाइम। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस बाई टाइम। आर्क इज इक्वल टू ये लिख सकते हो थीटा इंटू रेडियस। आर्क इज इक्वल टू थीटा इंटू रेडियस। तो थीटा बाई टाइम को क्या बोलते हैं बेटा? ओमेगा बोलते हैं क्या? ओमेगा। तो v इज इक्वल टू आर ओमेगा आ गया क्यों? ठीक है, अब इसी में आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो मैं इंस्टेंटेनियस भी बता दूं। मैंने बोला कि भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होती है v इज इक्वल टू होता है छोटा सा चेंज इन आर्क डिवाइडेड बाय छोटा सा टाइम। आपने बोला सर छोटा सा चेंज इन आर्क मतलब हो गया r इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? आर ओमेगा होता है। तो आपने बोला v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप कैलकुलस भी यूज कर सकते हो, नहीं भी यूज किया तो चलेगा। नहीं कब यूज करेंगे? जब एवरेज निकालते हैं। कैलकुलस कब यूज करेंगे? जब आप इंस्टेंटेनियस निकालते हैं। सर ये सब फॉर्मूले अपन सर्कुलर मोशन में भी देखे थे। बिल्कुल बिल्कुल देखा है, क्योंकि सर्कुलर हम पार्टिकल की बात कर रहे हैं और पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो हम सारे फॉर्मूला सर्कुलर मोशन का देखते चलेंगे। ठीक है, नाउ अगेन आपने ये सब जान ही लिया कि W इंस्टेंटेनियस मतलब ओमेगा इंस्टेंटेनियस जो होता है वो होता है डी थीटा बाई डी टी। अभी देखा था आपने। फिर आपने बोला कि अगर एवरेज की बात करें, VG लिख देता हूं, तो ये क्या आ जाएगा? डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। इंस्टेंटेनियस में डी वाला लगा देते हैं, इसमें ऐसे लगाते हैं। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर ये पार्टिकल मतलब मैं बोलूं कि ये जो है रॉड ये घूम के यहाँ पहुंच गया बेटा, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ, तो हम बोलेंगे कि इस पार्टिकल का सबका जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर वेलोसिटी है, वो सब सेम रहेंगे। एंगुलर वेलोसिटी, हाँ एंगुलर वेलोसिटी नहीं, एंगुलर। क्यों? हाँ, क्योंकि सब ने सेम एंगल डिस्क्राइब किया। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचा तो भी सेम एंगल था, ये भी क्या था? सेम एंगल था। तो आपने बोला सर ओमेगा वाला जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? डी थीटा बाई डी टी। टाइम तो सबको सेम लगा है और थीटा भी सबने सेम डिस्क्राइब किया है, तो हम बोलेंगे कि हर पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी जो है वो सेम है। लेकिन क्या सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम है? नहीं। कोई बड़ा तेजी से मूव किया, कोई धीरे से मूव किया, कोई तो मूव ही नहीं किया। ये देखो, जैसे आप पंखा को देखो, सीलिंग फैन जो लगी है ऊपर में, आपको दिखाई देगा कि जो बीच वाला है ना वो बड़ा धीरे धीरे मूव कर रहा है,
और जो आखिरी सेंटर पॉइंट, से दूर जाएगी तो स्पीड बढ़ती है। हाँ, तो हमको ये भी बात समझ में आता है। तो हम बोल सकते हैं कि क्या अगर आप लीनियर वेलोसिटी की बात करते हो, मतलब सोचो ये एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा कि अगर ओमेगा सबका सेम है तो आप आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। लीनियर वेलोसिटी आर इज इक्वल टू आर इंटू आर। क्या है बेटा? इसका आर ये है, इसका आर ये है, ठीक है, इसका इतना बड़ा आर था, इसका इतना बड़ा आर है, ठीक है, तो सबका आर अलग है तो वेलोसिटी भी अलग अलग होगी। तो ये सब बातें आपको समझ में आई। और ध्यान रखिएगा इस पॉइंट का ओमेगा कितना होगा, ये जो पाइवेटेड पॉइंट है जो एक जगह फिक्स है उसका क्या होगा, हम बोलेंगे ओमेगा इसका 0 होगा। ये तो कोई एंगल डिस्क्राइब ही नहीं कर रहा है। अगर ओमेगा 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी, आर इंटू ओमेगा। सही है? हाँ। अब आपने इसका एक वेक्टर नोटेशन भी पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ये पाथ ऐसा है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और हम लोग बात कर रहे हैं कि सेंटर से मान लीजिए इस पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो किधर होगी, इधर होगी, v होगी। और आपने बोला कि रेडियस किधर है, तो बेटा रेडियस इधर है। तो अब आप ध्यान से देखो, इसको देख पा रहे हो, फील कर पा रहे हो? देखो ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे मेरा हाथ दिख रहा है ना। अब सोचिए ये रेडियस है, ये क्या है बेटा? रेडियस है, ये रेडियस है। और जा कैसे रहा है, मोशन किधर है, इधर। तो थंब आपका किधर दिख रहा है, देखो तो ऊपर। तो हम बोलेंगे, हाँ, हम बोलेंगे कि ये जो ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन आया ना, इसको बोलते हैं बेटा ओमेगा। तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू होता है क्या? तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर। सर ये वाला समझा नहीं सर। बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग जब भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम लोग एक पाम रूल यूज करते थे, याद है? या स्क्रू रूल हम लोग बोलते थे, स्क्रू रूल बोलते थे। कि जो पहले आया वहां पे हाथ सेट करो। पहले क्या है? आर। तो आपने बोला सर आर, ये रहा सर आर। मान लो ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो आपने बोला सर आर ये है। वेलोसिटी कितनी है बेटा पार्टिकल की? आपकी तरफ, कैमरा की तरफ, ठीक है। तो देखो हमने ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, थंब किधर आ रहा है? ऊपर। ऊपर। अच्छा मान ले ये ऐसे घूम रहा होता है, ये जो हाथ है मेरा ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं कि सर रेडियस तो ले लिया, रेडियस ले लिया, लेकिन हमको घुमाना इधर है। देखो घुमाना मेरी तरफ, कैमरा से दूर है, इधर, ठीक है। तो हम इधर घुमाते तो नीचे आता। तो वैसी सिचुएशन में क्या आता? ओमेगा क्या आता? नीचे आता, नीचे। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज करना है? तो आप बोल सकते हो पाम रूल यूज कर सकते हैं, या राइट हैंड पाम रूल बोल दो। ठीक है, तो अप्लाई करने आपको आना चाहिए, ये सब बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। यहाँ पे कुछ गलत नहीं लग रहा है? v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए ना? हाँ, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होना चाहिए ना? हमने यहाँ पे उल्टा पल्टा लिख दिया क्या? फिर से लिख दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। एक बार वापस अप्लाई करके देख तो। अच्छा ध्यान रखना, ये जो है ना, इसमें ऐसे होता है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। एक बार फिर से अप्लाई कर ले, नियम सेम ही लगेंगे। बोलता है वेलोसिटी है किधर? आपकी तरफ है। आप कौन सा एग्जांपल ले लो, ये दिख रहा है, दिख रहा है, ये मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। अब सोच ले कि यहाँ पे अप्लाई करके देख ले कि क्या लेना है। सबसे पहले ओमेगा लेना है। ओमेगा किधर है बेटा? ऊपर। ओमेगा ऊपर है। रेडियस किधर है? रेडियस नीचे है। देखो ओमेगा ऊपर, रेडियस इधर, रेडियस इधर, ओमेगा ऊपर, तो कैसा आएगा वेलोसिटी? अप्लाई करके देख किसको किसको, किसके किसके हाथ पे मैच कर रहा है, किसके किसके पे नहीं मैच कर रहा है। सर एक बार रिपीट करना बेटा खाली आपको ध्यान रखना है कि पहले कौन है? ओमेगा। ओमेगा किधर है? ऊपर है। ये कॉपी ले लेना जैसे समझ में आता है, ठीक है। तो ये ले ले, ये ले ले, ठीक है। ये ऐसे से घूम रहा है, ऐसे से, ठीक है, ऐसे से घूम रहा है। तो आपको वेलोसिटी पता है किधर है? इस पार्टिकल का वेलोसिटी किधर है? ये जो आपको दिख रहा है, ये इसका किधर है? उधर, ठीक है। हाँ, और ऊपर क्या है? ओमेगा। तो हमने बोला ओमेगा के, ओमेगा पहले आता है तो पहले ओमेगा की तरफ हाथ घुमा रख लिए। अब आर किधर है बेटा? ये रेडियस है, ये तो रेडियस ऐसे घुमाया, देखो ऐसे था, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, तो थंब किधर आ रहा है? अब आप थंब को देखो। हाँ जी, अब आप देखोगे जब आप किसी तरीके से रोटेट करो, ध्यान रखिएगा ओमेगा और आर आपको पता है तो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो कि वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है।
समझ में आ रहा है क्या बेटा कि नहीं आ रहा है अभी भी? हाँ पंखा हाँ, जो समझ गई। पंखा जो हवा दे रही है वो कैसे जा रहा है? नीचे नीचे क्या है? नीचे नीचे आ रहा है वो ओमेगा है, ठीक है। ओमेगा। हाँ ओमेगा पता है। पंखा कैसे घूम रहा है वो तुमको पता चला? देख ले पंखा की हाँ तरफ। अब आप देख क्लॉकवाइज। लो। हाँ कि पहले आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ रखना है, ओमेगा के लिए हाथ हाथ रख लिया। रेडियस कैसा है बेटा? तो रेडियस देख ले कि किधर जा रहा है, तो आपको उधर दिखाई देगा कि वेलोसिटी क्या होगी उसके पंखे की, मतलब जो उसका विंग्स बना हुआ है वो किधर घूमेगा। हाँ सर समझ गए। ठीक है, तो इसी तरीके से हम हर बार अप्लाई करते हैं डायग्राम में। 2D में बड़ा आसान होता है सोचना। जैसे मैं यहाँ पे देखूं, ये 3D नहीं बनाते हैं इस बार ना, ऐसे बनाते हैं ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे घूम रहा है बेटा, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो मुझे बता कि इसका ओमेगा किधर आएगा? इस बार वेलोसिटी नहीं पूछ रहा हूँ, इस बार ओमेगा पूछ रहा हूँ। ये चल ओमेगा दे देता हूँ। चल एक मिनट एक काम करते हैं, पहले ओमेगा दे देते हैं। ओमेगा जो है ना मेरी तरफ है, मेरी तरफ, ठीक है। ये जो है ना डॉट बना हुआ है, डॉट मतलब समझ में आ रहा है ना, मेरी तरफ है। ओमेगा है बेटा मेरी तरफ, ठीक है, और रेडियस है ये। अब बता कि ये जो पार्टिकल इसकी वेलोसिटी किधर होगी? ये आपको नहीं दिया हुआ है। ओमेगा है मेरी तरफ है तो हाथ मेरी तरफ कर ले, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लिया। दिख रहा है क्या आपको? और रेडियस किधर है? ऐसे रेडियस ऐसे। पता किधर आ रहा है? थंब मेरा इधर आ रहा है, मेरा थंब किधर आ रहा है? एक मिनट, डॉट कहाँ गया? सर राइट में आ रहा है। में हाँ मेरा इधर आ रहा है, देख तो एक बार तेरा कॉपी से। जैसे आपने नोटबुक में बनाया ना, नोटबुक से बाहर निकल रहा है। ओमेगा क्या है? नोटबुक से बाहर निकल रहा है। हाँ आप बना के देखो ना, अपने नोटबुक में बनाओ, एक सर्कल बनाओ। बना लिया? बनना है सर। हाँ और ओमेगा जो है वो सर्कल आपके कॉपी से बाहर निकल रहा है। अब आप हाथ लगाओ वहां पे। आपने ये नोटबुक लिया, आपने बोला सर ओमेगा बाहर है, तो आपने हाथ ऐसे कर लिया, सही चल रहा है। रेडियस बेटा, रेडियस ऐसे, रेडियस ऐसे, हम किधर है? क्लियर हुआ आपको बात? हाँ देख मेरा जो कैमरा है ना बेटा, मेरा कैमरा मिरर इमेज कर देता है, ठीक है। तो मेरा हाथ का मूवमेंट इधर उधर हुआ ना, तो समझ जाना कि भाई आपको अपने हिसाब से चलना है। आपका हाथ मूव कर रहा है क्या सही तरीके से? ठीक है, मेरा मत देखना यहाँ पे उल्टा हो जाता है, ठीक है। मैं ऐसे बैठा हूँ, मैंने इधर हाथ किया, पता नहीं आपको क्या दिख रहा है। देख मेरा राइट हैंड उठ रहा है, तुम्हारे वहां पे क्या दिख रहा है आपको? लेफ्ट। देखा? तो ये है, ठीक है। तो अगर मैं आपको कभी ऐसे कर रहा हूँ तो हो सकता है उधर ऐसे दिखाई दे। एनीवे, तो ये आ गई बेटा वेलोसिटी की बात। वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है ओमेगा इंटू आर। ध्यान रखना, हम लोग जब स्केलर में लिखते हैं तो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा याद करते हैं। तो ध्यान रखना ये चीज जब हम वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वहां पे ऑर्डर का बड़ा जरूरी है कि ऑर्डर को समझना कि पहले कौन सा। पहले अगर गलत आपने ले लिया ना, मतलब आर क्रॉस ओमेगा जो होता है वो अलग चीज है, ओमेगा क्रॉस आर अलग चीज है। ये सब पता होगा ना, वेक्टर में 11th में ही पढ़ लिया था तुमने, क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, जल्दी से याद करा देता हूँ कि देखो v इज इक्वल टू आपने पढ़ा था, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ईयर में s इज इक्वल टू पढ़ा था ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। फिर आपने पढ़ा था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as पढ़ा था। अब इसी का यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं बेटा कि ओमेगा v इज इक्वल टू है तो हम बोलेंगे ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल। सही है? हाँ, फिर s की जगह पे आप बोलते थे थीटा। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इनटू टाइम प्लस हाफ अल्फा और टी स्क्वायर। ये सब याद नहीं करना है, ये वाला याद रहता है ना आपको, बस इसी में पुट करते जाना है। v मतलब होता है ओमेगा। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने बोला सिर्फ रिलेट करना है, रिलेट। बस 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 खाली रिलेट करना है, रटना नहीं है ये सब बात। वही जो आपने पुरानी बातें पढ़ा है वही सब यहाँ पे भी है। क्या ये बात आपको क्लियर हो गया है? सर लिखने का है सर वो। अच्छा लिखने का है। नहीं। पुनीत आज तू जल्दी कैसे ज्वाइन कर लिया? छीन लिया मोबाइल? पेपर था सर। अच्छा, नहीं उसका तो पेपर था सर। नहीं तो पता चला एकदम मुक्का उक्का मार के पीठ पे दिया एकदम। राहुल तो अपूर्वा को एकदम मार मार के दिया है ठीक कर इतने दिन में। जब भी कुछ करती है एक मुक्का और एक गिफ्ट वाउचर भी देता कि देखो अगली बार जब 2 हो जाएगा।
नेक्स्ट टाइम 50% ऑफ। इसलिए अगली बार गलती जब करना तो संभाल के, क्योंकि बोनस भी मिलेगा। अरे ये इलेक्ट्रॉनिक का जो बुक आता है बड़ा महंगा है, 200-200 रुपए की है। क्या पता। मिल गया क्या आपको वैशाली? चलिए शुक्रिया। हाँ ये नया वाला ही है ना? अरे वाह, जो कहाँ से लिया सर? बाल विकास? हाँ बाल विकास 200 रुपए की है। मेरे को लग रहा था एनसीईआरटी जैसा होता है, 60-70 रुपए का। सिर्फ स्टेट बोर्ड नाम का गरीब है सर, बुक बहुत महंगी है। हाँ वही तो, स्टेट बोर्ड सिर्फ नाम का गरीब है। सीबीएसई की बुक होती तो वो 60-65 रुपए में मिल जाती। ऊपर से किताब का डिजाइन तो देख कैसा लाल पीला हरा एकदम है, स्टैंडर्ड कलर ही नहीं है। हाँ सर, फड़ के प्रकाशन नाम का है। हाँ हाँ इतनी बड़ी बुक छोटी सी है ना। साहिल के पास तो बहुत गरीब वाली बुक थी सर दिखने में। तो पुराना हो गया। ओके हो गया, यहाँ तक लिख लिया। चलो अब हम लोग देखते हैं बेटा टॉर्क। तो हेडिंग लगा लीजिए कि टॉर्क और मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क या फिर हम इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। और टॉर्क का मतलब ही होता है, नहीं वो 3 बजे आएंगी। हाँ मोमेंट ऑफ फोर्स होता है, या फिर हम इसको बोलते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को ही हम टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई फोर्स टर्निंग इफेक्ट क्रिएट कर रहा है तो हम उसको क्या बोलते हैं? टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क बॉल होता है, वो टाउ होता है, टाउ। ठीक है, टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, ये होता है R इंटू R क्रॉस एफ होता है। ठीक है, R क्रॉस एफ होता है। अब समझना, मैं मान लो बोल रहा हूं कि यहाँ पे एक ये है, एक स्क्रू है। ठीक है, ऐसे बना देते हैं। और यहाँ पे अपना ये ऐसे ही रहता है। ठीक है, नट बोल्ट खोल रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखो, ये आपका क्या है, यहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो ऐसे। ठीक है, ये आपकी क्या है, रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को आर बोलते हैं। ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो अब हम देख रहे हैं कि ऐसा करने पे टॉर्क किधर आता है, अंदर आएगा, बाहर आएगा, कैसा आएगा? तो आप अप्लाई करके बताओ तो मुझे क्या होगा बेटा। इस तरीके से ना आप ये जान सकते हो कि नट बोल्ट खोलने का डायरेक्शन क्या है और टाइट करने का डायरेक्शन क्या है। बताओ सोच समझ के। पहले क्या लेना है बेटा? हाँ आर। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन किधर है? नीचे। तो पहले ले लिया आर और ये हो गया नीचे। ठीक है, नीचे क्या होगा, अंदर जाएगा। हाँ। तो क्या होगा ये बताओ, ये नट जो है वो टाइट हो रहा होगा। हाँ। ठीक है, तो ये टॉर्क का डायरेक्शन किधर आएगा? हम बोलेंगे अंदर। अंदर। आप देख लो कि कॉपी में आपका कैसे डायरेक्शन आ रहा है। मतलब मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे स्क्रीन पे ये चीज अंदर आ रही है। पुनीत तूने देखा अप्लाई करके? पुनीत गया क्या? पुनीत नहीं सर, नहीं हुआ, नहीं हुआ सर। क्या नहीं क्या हुआ? नहीं हुआ? कॉपी पे टाइट कर रहा नहीं है हुआ, ना? टाइट नहीं हुआ। डायग्राम एज इट इज बना नोटबुक पे और देख कि आपका जो टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है वो किधर आ रहा है। हड़बड़ा के नहीं, क्या ऐसा 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 ना, हाथ नहीं, एकदम आराम से स्टेबल रख हाथ। पुनीत करता भी तो वैसे ही है ना, एकदम जल्दी 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 जल्दी, पता नहीं कहाँ 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 गायब। पुनीत रखा तूने सही से हाथ? पहले क्या लेना है, आर सेट कर हाथ। हाथ कहाँ है? आर। ठीक है, मेरा मोबाइल की तरफ। हाँ देख लेना, मतलब मैं अपने मेरा देख बेटा, ये आपका हाथ है। ठीक है, ये आपका हाथ है ऐसे। ठीक है, ऐसे दिख रहा होगा शायद, ऐसे हाथ, ये हाथ है।
ठीक है, मैंने ऐसे हाथ रखा हुआ है, मेरा पाम किधर है, हथेली किधर है, इधर नीचे। नीचे क्यों लिया है बेटा, क्योंकि फोर्स नीचे है, देख रहे हो, हमको हाथ को ऐसे घुमाना है, ऐसे। मेरा हाथ थोड़ी ऐसे उल्टा घूमेगा, चुड़ैल थोड़ी है। अच्छा, चुड़ैल के पैर घूम जाते हैं, हाथ नहीं घूमता है। तो राहुल कैसे कैसे आइडिया देता मेरे को, चुड़ैल के हाथ घूम जाते, चुड़ैल एरोबिक करती है। बाप रे। पुनीत आ गया तेरा? पुनीत का कुछ नहीं घूम रहा है, खाली दिमाग घूम रहा है। सर मेरा मोबाइल की तरफ आ रहा है, मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। हाँ ठीक है ना, चलता है। मोबाइल के स्क्रीन के अंदर, हाँ उधर ही उधर। मतलब अंदर ना, मतलब समझो कि छेद करता है वो मोबाइल तोड़ देगा, है ना? मोबाइल से बाहर नहीं हाँ निकलना, वैसे। दिव्य दृष्टि। नहीं आगे सर। बाहर नहीं निकल रहा है, मोबाइल को छेद करके अंदर जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, छेद करके अंदर जा रहा है, सही बात है। आप मोबाइल में देख रहे हो, आप वहीं पे अप्लाई करके सर आ देखो। गया सर मेरा। आ गया। तब से तू कहाँ था? इतना देर में तो बिरबल की खिचड़ी भी 3 बार बन गई थी। अब पुनीत को पता ही नहीं होगा सर बिरबल की खिचड़ी का क्या है हिसाब किताब। तो क्या हुआ देखे, हाँ, तो अप्लाई तो करना आपको आ ही रहा होगा, बिल्कुल समझ में आता है। अच्छा बेटा, आर, ये जो हम लोग वेक्टर पढ़े हैं, इसका ये तुम्हें पता है कि आर मतलब इसका मैग्नीट्यूड बात कर रहे हैं अपन, तो मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो बोलेंगे आर एफ साइन थीटा होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या था याद आया कुछ? इसका मैग्नीट्यूड की अगर बात करो तो आप बोलते थे ए बी साइन थीटा, डॉट में होता था ए बी कॉस थीटा। लेकिन अगर हम बात करें कि नहीं सर, अगर हमको ऐसे बताना है कि इसका वेक्टर इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा और साथ में एक एन वेक्टर होता है, और याद है एन वेक्टर क्या होता था? एन वेक्टर होता था कि यूनिट वेक्टर। हाँ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, एन को नॉर्मल भी बोला जाता है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है, इन दोनों का नॉर्मल, आर और एफ के नॉर्मल, परपेंडिकुलर टू आर एंड एफ। तरीका है बेटा लिखने का और कुछ नहीं, आपको कहानी तो बिल्कुल समझ में आती है। तो टॉर्क की बात आ गई कि आर एफ साइन थीटा एन लिखेंगे, ठीक है, ओके, यहां तक बात हो गई। अब आप बोलना चाहते हैं कि ध्यान रखिएगा ओमेगा, अल्फा और टॉर्क, ये सब जो है ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू प्लेन। याद आया? ओमेगा के बारे में तो अभी पहले एग्जांपल करवाया था। एक्सेलरेशन के बारे में शायद आपको नहीं पता, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आएगा? देखो तो, टॉर्क इज इक्वल टू आता था आर इंटू एफ, तो हम बोलेंगे अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू ए आएगा। अब सोचो यही पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में, रेडियस कितनी है बेटा? ये है रेडियस आपका, ऐसे, तो इसका एक्सेलरेशन किधर आएगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो आप बोलोगे सर पहले आर लगा दो, फिर आप ए लगा दो, देखो क्या आ रहा है आपकी तरफ आ रहा है कि नहीं, बाहर, मोबाइल से बाहर। तो बिल्कुल, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों जो है ना वो एक ही प्लेन में लाई करते हैं, सब देखो सब बाहर ही आ रहा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है। अगर प्लेन ये है, ये प्लेन है, तो इसके ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो मतलब एक ही प्लेन में आएगा, ये प्लेन है इसका। अच्छा सर फिर ऐसे अपन एस और थीटा को भी ये रिलेट कर सकते हैं, एस इक्वल्स टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा बिल्कुल कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है। एस इज इक्वल टू आर थीटा होगा कि थीटा इज इक्वल टू एस आर? देख ले, इधर एंगुलर वाला, इधर अपन एंगुलर वाली बात रखते हैं, इधर लीनियर वाली। तो एस तो आर्क तो लीनियर होता है, तो एस यहाँ लिखना चाहिए, यहाँ पे आर लेना चाहिए, और यहाँ पे क्या लेना चाहिए? थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू ये होगा। आप बोलोगे सर एक बार पुराना वाला बात कहा हमको सुनाओ, तो वो थीटा वाला, थीटा इज इक्वल टू क्या होता था? आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। तो आपने क्या बोला कि रेडियस मतलब आर होता है, देखो ना, तो थीटा इंटू आर, अरे थीटा इंटू आर, उल्टा पलटा आ रहा है क्या ये वाला कहानी? सर मैं वही तो बोला ना, एस इक्वल टू आर थीटा। ये यूनिवर्सल बात है, ये यूनिवर्सल बात है, यही लागू होगा, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस, मतलब आर्क को हम एस बोल सकते हैं, एस अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इंटू आर। सही तो आ रहा है बेटा? सही है, सही है ना? तो हाँ, मैंने भी वही बोला।
कुछ नहीं, बस जहां पे भी कंफ्यूजन हो इस बात को ध्यान रख लेना कि ठीक है, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। पुनीत लिखा क्या? पुनीत गया, वो बीच बीच में आता है नहीं, फिर बोलता सर मुझे समझा नहीं। माइक बंद है उसका, पुनीत लिख रहा होगा वो। अभी ऑन किया मैंने। अच्छा पुनीत, मैंने जो तुमको सॉल्यूशन भेजा था वो देखा क्या, पढ़ा क्या वो? सर लिख रहा। अरे वो हाँ, नहीं, लिख रहा मैं, जो मैंने तुमने पूछा था। लिख रहा मैं। अरे सुन तो पहले कहानी क्या। मैंने जो पूछा, तुमने जो सवाल पूछा था 2 दिन पहले, उसका मैंने आंसर दिया था, वो तू अभी लिख रहा है? नहीं बताएगा? जब तू पढ़ लिया तो थैंक यू तो बोला कर, कुछ तो बोल दे, हाँ सर समझ गया, सर बहुत बुरा पढ़ाया सर आपने, कुछ तो बोल दे तो मुझे समझ जाए ना कि अच्छा तुमको मिल गया है। हाँ, जब मिल जाए समझ जाए ना तो मैसेज कर दिया कर, ठीक है? नहीं तो लगेगा कि मेरे को लगेगा तू भी नहीं देख रहा है तो मैं भी नहीं भेजूं, वैसे भी तो तू देखता नहीं। देख यहाँ पे मैंने बोला है कि टॉर्क कितना होगा, ठीक है? टॉर्क बोलता है फोर्स इतनी लगी है और रेडियस है 2, कितना होगा बताओ तो? 10 into हाँ 20, 10 into, हाँ बिल्कुल 10 into 2 हो जाएगा, है ना? कितना आ जाता है 20, लेकिन अंदर की बाहर, इस प्लेन में अंदर की बाहर, सोच समझ के बताना। हाँ पहले रेडियस सेट कर ले, रेडियस सेट हो गया, देख हाथ ऐसे करके सेट कर ले मोबाइल पे रेडियस की तरफ, ठीक है? ध्यान रखना रेडियस में बेटा उंगली आपका इधर होना चाहिए, इधर रेडियस ऐसे बनता है ऐसे, ठीक है? ओरिजिन से उधर जाना चाहिए, सेंटर से उधर अवे, ये हो गया रेडियस आपने सेट कर लिया। उंगली जो है वो किधर होना चाहिए, एरो की तरफ। अब फोर्स देख ले किधर है, फोर्स इस डायरेक्शन में, ऐसे मेरे हिसाब से तो इधर जा रहा है, तो हम बोलेंगे ऐसे घुमा दे उसको। हम किधर आ रहा है, अंदर की बाहर? अंदर आ रहा है सर। बिल्कुल अंदर आएगा, हमने यहाँ पे क्रॉस लगा भी दिया था, देख। आप बोलोगे सर फोर्स यहीं पे अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो फिर गुस्से में क्यों है, तो अच्छे से बोलना। क्लॉकवाइज। अच्छा पुनीत, मैं हंसी मजाक करता हूँ, रोने मत लगना। ले फिर से चिढ़ा दिया मैंने। मतलब नाराज मत हो जाना। क्वेश्चन नंबर 2। चला जा, एक और सवाल लेते हैं। एक रॉड है, रॉड पे बेटा अपन ने फोर्स लगाया है ऐसे, ये, ठीक है? और यहाँ पे हमने इसको क्या किया था, फिक्स कर दिया था। और ध्यान रखिएगा जो फिक्स पॉइंट है वहां से जो दूरी है ना वो है 1 मीटर। और यहाँ पे अपना फोर्स कितना था, फोर्स ले लेते हैं बेटा 10 है, ठीक है? तो अब बोलता है कि बताओ टॉर्क कितना लगेगा और किधर लगेगा। पहले मुझे पुनीत बताएगा। पुनीत एंगल दे दूं क्या? बेटा एंगल है 37 डिग्री। इस बार तो उसका कंपोनेंट आएगा। बिल्कुल कंपोनेंट आएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, हमको आर, ये कंपोनेंट ही इसको घुमा रहा है, समझ रहे हो? ये कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, घुमा रहा है। ये कंपोनेंट तो इधर खींच रहा है, लेकिन वो जाएगा थोड़ी, वो तो फिक्स है ना, समझ रहे हो? 2 कंपोनेंट है, एक चाहता है कि उसको खींच के बाहर ले जाए और एक चाहता है कि वो गोल गोल घुमा दे। तो खींच के तो बाहर जाएगा नहीं बेटा, तो ये कंपोनेंट तो वेस्ट हो गया। अच्छा ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं 10 cos 37, और ये क्या है बेटा 10 sin 37। तो हम बोलेंगे हमारा जो फोर्स है वो ये वाला है, ये बताओ कितना होगा, बोलिए। तो हम बोलेंगे sin 37, टॉर्क इज इक्वल sin 37 3/5। हाँ सर 6 आ रहा है। तो 6 into 1 आ जाएगा, कितना आ गया 6। किधर 6 किधर बेटा, 6 किधर देख ले, रेडियस है बेटा उधर, फिर ये ऊपर, तो बाहर मोबाइल से आपकी तरफ निकल के आ रहा होगा दिव्य दृष्टि, दिव्य प्रकाश। हाँ मेरी तरफ आ रहा है, मेरी तरफ। बिल्कुल मोबाइल से निकल के आपकी तरफ आ रहा होगा, ठीक है? तो ये डायरेक्शन। अच्छा इसी को ना सॉल्व करने का एक और तरीका है बेटा, समझना।
मैं बोल रहा हूँ टॉर्क का एक और फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, क्या होता था? तो आपने बोला था आर एफ साइन थीटा होता है, याद आया कुछ? थीटा किसके किसके बीच का एंगल है बेटा? आर और एफ के बीच का। तो आर ये वाला है, देखो ये है अपना आर, ये अपना एफ, तो क्या आ गया बेटा? ये एंगल आ गया 37। तो लिख ले, आर की वैल्यू 1 थी, एफ की वैल्यू कितनी थी? 10 थी, साइन 37 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर 3/5 होता है। तो ये कितना आ गया? 2। आंसर कितना आ गया? फिर से 6 आ गया कि नहीं आ गया? देख तो, पहले भी तूने कंपोनेंट और कंपोनेंट निकाल के भी 6 लाया था, फॉर्मूला भी 6 देता है। ये बात क्लियर हुआ? तो सारी चीजें ना रिलेटेड हैं, ठीक है? ये नहीं कि सर वो भूल गया तो ये नहीं होगा, क्या सब होगा, ठीक है? कंपोनेंट भी आप बना सकते हो। कंपोनेंट कौन सा लेंगे? तो हम बोलेंगे रेडियस के परपेंडिकुलर वाला लेंगे कंपोनेंट, क्योंकि जो उसके पैरेलल वाला है वो तो उसको खींच रहा है, लेकिन वो निकलेगा नहीं, समझो, एक तरफ फिक्स नहीं रहा। हाँ, घुमा नहीं पाएगा। घुमाने के लिए आपको परपेंडिकुलर वाला लेना पड़ेगा। चलो जी, इतनी सर मतलब फोर्स हर बार परपेंडिकुलर लेंगे? हाँ हाँ, कभी कभी तो ये लिखा भी होता है कि टॉर्क में क्या होता है, फोर्स, कौन सा फोर्स? परपेंडिकुलर फोर्स इनटू रेडियस। कभी कभी तो लिखा भी होता है ये चीज, जब आप 10th 9th 10th के बुक में होते हैं ना, तो वहां पे यही चीज वो बताते हैं, बोलते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया? तो आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो कि परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस, एक ही बात है। राहुल कौन? राहुल। हाँ, क्या बोल रहा है पुनीत? हेलो, गया क्या पुनीत? कुछ नहीं सर। सही में क्या आवाज कटी उसकी? अच्छा चलो, एकदम प्यारी वाली। कोई नहीं आओ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल करते हैं बेटा। अब ना मैं 2 फोर्स लगाऊंगा, ठीक है? कहाँ करें? ये रहा। एक रॉड ले लेते हैं, ये रहा अपना रॉड, और एक फोर्स बेटा मैं यहां लगा रहा हूं, ये है अपना 20 न्यूटन का, और इधर लग रहा है बेटा 30 न्यूटन का, ठीक है? और मैं बोल रहा हूं कि ये दूरी है अपनी 2 यहां से यहां तक, और बेटा ये दूरी है 5, ठीक है? और यहाँ पे ये फिक्स है। तो बोलता है कि फाइंड द नेट टॉर्क, ठीक है? एंड डायरेक्शन भी बताना, डायरेक्शन ऑल्सो। बताओ सांगा। निकाल दे सर। टॉर्क ड्यू टू 20 न्यूटन पहले बता दे कितना आता है? 100। कितना आएगा? 100 क्या न्यूटन? अच्छा, टॉर्क ड्यू टू 30 वाला बता दे। 60 30 इंटू 2 न्यूटन मीटर। बिल्कुल। तो कौन सा भारी है बेटा? 100 वाला। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा? नेट टॉर्क कितना आएगा? सॉरी, अच्छा, नेट टॉर्क आपको कैसे पता कि जोड़े की घटा है? सोचते हैं, रुक जा। हम बोल रहे हैं कि पहले वाला जो 20 न्यूटन वाला है, उसका टॉर्क का डायरेक्शन बता दे मुझे, किधर है 20 का? हाँ अपोजिट में ना सर? हाँ, लेकिन वो पहले मुझे बता देना कि डायरेक्शन क्या है, टॉर्क का डायरेक्शन सब्ट्रैक्ट करके ना। हाँ देखो ना, वही क्या करेंगे, ऐसे करके ले ले हाथ, ठीक है? और नीचे जा रहा है इनवर्ड, अंदर की तरफ। क्या है? इनवर्ड। देखो ना, आपका आ रहा है क्या? इनवर्ड। अच्छा, इसका देख तो, इसका अंदर की तरफ। इसका आउटवर्ड आ रहा है 60 वाला, इसका आउटवर्ड आता 2। हाँ, अब आपको तो पता ही है कि एक इनवर्ड एक आउटवर्ड है, तो आपको पता है कि एक को प्लस लेते हैं, एक को माइनस लेते हैं, मतलब माइनस होगा, माइनस लेते हैं। हाँ, तो अल्टीमेटली माइनस होगा, और माइनस होके 40 बचेगा। 40 किधर? अंदर की बाहर? 40 अंदर की बाहर, सोच समझ। अंदर इनवर्ड देखना बड़ा है ना, तो इनवर्ड आएगा ना। 40 बचा वो इनवर्ड आया, ठीक है? यही सब कहानी है बेटा, ठीक है? आसान होते हैं, बड़े आसान सवाल होते हैं ये सब। अब मान ले वेक्टर नोटेशन में मैं दे दूं, जैसे एक अगला सवाल है,
हमारे पास है एक फोर्स की वैल्यू है 2I 3J और K, ठीक है, और एक्ट कर रहा है, एक्टिंग एट अ पॉइंट, एक्टिंग एट अ पॉइंट 1,2,2 बोलता है फाइंड द मोमेंट ऑफ फोर्स about the point 0,1,3, ठीक है। अब बता कैसे करेगा, क्या बोलता है, ऐसा है, ठीक है। चलो बताओ बेटा, एक पॉइंट मार्क कर ले, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट कितना है, तो बोलता है 1, 2, 2, और किस पॉइंट के मतलब अबाउट करना है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट का नाम क्या है, 0,1,3, मतलब समझ, ये रॉड है यहाँ पे और पाइवोटेड कहाँ पे, यहाँ पे, तो बोलता है यहाँ पे फोर्स लगाया गया है, फोर्स कितना है, तो बोलता है फोर्स की वैल्यू, मान ले फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, जो भी मन है उसको यहाँ लिखा हुआ है, उससे मतलब है अपने को 2I + 3J - K। हम बोले अच्छा ये कहानी है, तो आपको टॉर्क बताना है, बताओ टॉर्क कैसे निकालें। यही होता है ना टॉर्क का फॉर्मूला। हाँ, आर कैसे मिलेगा बेटा, ये आर है, ये आर मतलब इधर से सेंटर से अवे, मतलब ये फाइनल है, ये इनिशियल है, माइनस कर ले, आर की वैल्यू देख क्या आएगी, मैं बताता हूँ। 1 में से 0 गया 1 क्या आई, अच्छा 2 में से 1 गया क्या होगा J, 2 में से 3 गया -K। समझ में आ रहा है, ये गलती मत करना सर, किसी को भी माइनस कर लेंगे ऐसा नहीं बेटा, ये ओरिजिन है, ये डायरेक्शन है इसका, इस वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है, ऐसा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है, तो ये आर की वैल्यू है। जल्दी से मुझे बताइए, आर आ गया अपना I J और K, क्रॉस प्रोडक्ट आता है निकालना, आपको बताया था डिटर्मिनेंट वाले तरीके से। हाँ सर, निकालते याद आया, जल्दी जल्दी जल्दी। आर क्रॉस ये होता है I + J -K, बिल्कुल बिल्कुल, आपको याद आ गया, बहुत अच्छा। ये है I J K, फिर है 1 1 -1, आप लोग करना, ठीक है, प्रैक्टिस। सर ये आ रहा है 2I - J + K, 2I - J + K, देख लूं, चेक कर लूं, आप लोग भी हाँ, देख के कर बता दो। लीजिए। 2I J + K, -J नहीं है, +J है, देखो तो गलती तो नहीं हो गया, यहाँ पे याद रखना, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, याद आया कुछ, मितांशु गलत हो गया था, +J हाँ सर, गलत कर पड़ता हूँ। हाँ बेटा, ये टॉर्क की वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड आता है निकालना आपको, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, आप बोलते हो सर ऐसे, 2 2 जा 4 5 6 √6 आता है, न्यूटन मीटर। बोलो समझा, आयुषी आपको समझा? हाँ सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कितने बजे अपन ने स्टार्ट किया था क्लास बेटा? 1 बजे स्टार्ट किया था। हाँ, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंपोनेंट वगैरह की बात करी हुई है तो हम लोग भी कंपोनेंट की बात करते हैं। कंपोनेंट ऑफ टॉर्क इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन प्रोड्यूस अ टर्निंग इफेक्ट, पता है ये सब बातें, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कहानी अब हम लोग को समझनी है। चलो ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो अलग से टॉपिक ही है हमको पढ़ना। अगला जो हम लोग का टॉपिक है, हाँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरा अलग से विस्तार में, ठीक है, सबका निकालेंगे हम, तो वो एक लाइन में पढ़ने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम हम लोग पढ़ते हैं, इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन क्या होता है इसको भी समझते हैं, ठीक है, और इक्विलिब्रियम के बाद हम पढ़ेंगे फिर वही सब बातें। तो पहले तो है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम दो टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक, ठीक है। अब स्टैटिक की बात पहले कर लेते हैं। देखो, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम आपको पता है, ट्रांसलेशनल मोशन पता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है?
जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे हम एक बॉडी है, एक इधर खींच रहा है, एक इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोनों का फोर्स जो है 12-12 न्यूटन है। तो आपने क्या देखा, आपने बोला कि ये इक्विलिब्रियम कैसा है, स्ट्रेट लाइन में इक्विलिब्रियम है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और अगर हम बात करें कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम कैसा होगा, तो हम बोलेंगे वहां पे एंगल जो है वो फिक्स हो गया। जैसे ये एंगल, इधर भी एक फोर्स लगा रहे हो आप, इधर भी एक फोर्स लगा रहे हो, वो किधर भी मूव नहीं हो रहा है। अगर ये मूव होगा तो रोटेशनल होगा। तो इस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है इसको हम बोल रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो एक होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, एक होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अगर मैं बोल रहा हूँ बेटा कि एक बॉडी यहाँ पे रखी हुई है टेबल पे, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। कैसे? तो आपने बोला कि सर जितना उसका वेट है उतना ही उस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, दोनों तरफ के फोर्स बराबर हैं, इसलिए वो ना तो नीचे आ रहा है ना तो उसको टेबल ऊपर छलांग लगाने के लिए अलाउ कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ये इक्विलिब्रियम है। और ये कैसा है बेटा, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। मतलब आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी करोगे तो फिर से रुक जाएगा, अगर आप थोड़ा सा हिला भी देंगे तो क्या होगा, फिर से रुक जाएगा। तो ये स्टैटिक है। लेकिन आप सोचो, मैं आपको उल्टा चीज बताता हूँ कि जिसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम देखो क्या है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब डायनेमिक इक्विलिब्रियम अपन क्या बोलेंगे, जैसे हमने बोला कि एक स्प्रिंग है, इसको इधर से खींच के रखा है, एक इधर से खींच के रखा, और दोनों जो है अब कोई खींच नहीं पा रहा है, ठीक है। पूरा एक्सटेंशन हो चुका है, एक्सटेंशन हो चुका है। मान लीजिए इधर लग रहा था 12 न्यूटन और इधर भी 12 न्यूटन लग रहा था। तो क्या हुआ, कोई भी खींच नहीं पा रहा है इसको, कोई भी इधर नहीं लेके जा पा रहा है, लेकिन स्प्रिंग में तनाव है, खींचा हुआ है। अगर आप छोड़ोगे तो क्या होगा, फिर से अपनी जगह पे आ जाएगा। मतलब ये इक्विलिब्रियम कैसा है, अपना पुराना जो उसका शेप साइज है वो अचीव नहीं करना चाहता, वो एक अलग जगह जाना चाहता है, वो चाहता है छोटा हो जाए। ये वाला कैसा, ये कैसा इक्विलिब्रियम था, ये ऐसा इक्विलिब्रियम था जिसमें आप, ये रुका हुआ था, आप थोड़ा डिस्टर्ब किए, बोलता है कि हम फिर वहीं रहेंगे, रुके रहेंगे। समझ रहे हो? जैसे मान लो आपने बोला कि सर एक रबर का जहाँ पे, कहाँ गए थे अपन पिकनिक पे, जो रबर का था जिसमें ऐसे तो उछलते थे, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे रहता है ना बना हुआ, ऐसे डमरू सा, वहाँ पे स्टेज रहता है, उस पे ऐसे ट्रैम्पोलिन। हाँ ठीक। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने एक ऐसे नीचे जंप किया तो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन तो ये वाला था ना, ये पोजीशन था, आप इसको दबा के नीचे ले गए, तो ये क्या चाहा, ये चाहा कि फिर से अपने जगह पे आ जाए। ये इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। जब तक आप इस पे वेट लगा के रखे थे ये दबा हुआ था, ठीक है, आप हाथ से ऐसे दबा के रखे थे तो ये दबा हुआ था। आपने बोला सर ये इक्विलिब्रियम है, हमने बोला हाँ, लेकिन उसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सा है, वो ऊपर का। आप छोड़ोगे तो ये यहाँ आके रुकेगा, लेकिन आप दबा के रखे हो तो ये कैसा, आपको समझ में आ रहा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में फर्क क्या है? आयुषी? ओके, डायनेमिक इक्विलिब्रियम ये होता है जिसमें कि वो अपना एक ज्यादा स्टेबल वाला पोजीशन एक्वायर करना चाहता है, पहुंचना चाहता है, अगर आप फोर्स हटाओगे तो। स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है कि जिसमें कि वो ऑलरेडी ज्यादा स्टेबल पे है, ठीक है, आप उसको डिस्टर्ब करोगे वो फिर से डिस्टर्ब होगा और फिर वहीं आ जाएगा। ओके, खैर ये कहानी का बहुत कोई लॉजिक नहीं है, हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने हैं, हम लोग न्यूमेरिकल्स पे ही धीरे धीरे आ रहे हैं। अब हम क्या ले रहे हैं, क्या 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 इसकी डेफिनेशन ने लिख ली? नहीं कुछ नहीं, बस समझाने के लिए बात है बेटा कि मतलब कभी कभी यूज कर लेता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक क्या है, तो उसको समझाना नहीं है आपको डेफिनेशन लिख के, आपको बस मन में समझना है ये बात। यहाँ पे हमने रखा और एक यहाँ पे रॉड रखा है, ठीक है, और यहाँ पे इसको बांध के रखा। मान लो इसमें टेंशन है T1, इसमें टेंशन है T2, और यहाँ पे हमने एक मास रख दिया 5 किलो का, ठीक है, और मान लो ये लंबाई है 100 सेंटीमीटर ले लेते हैं, और ये है 40, यहाँ से यहाँ तक कितनी है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। अब आपसे बोलता है कि हमको T1 और T2 की वैल्यू बता दीजिए, T1 एंड T2 की वैल्यू बताइए। दोनों रस्सी में अलग अलग टेंशन लगेगा, क्योंकि भाई उधर आपने 5 किलो और रख दिया है, तो बोलता है कितना होगा, उसको हमको कैलकुलेट करना है। करे कैलकुलेट? हाँ,
अच्छा एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो रॉड है ना इसका भी मास दिया हुआ है कि 10 किलो है। तो आपने बोला ठीक है कोई इशू नहीं है। हम देख रहे हैं बेटा कि इस पे नेट फोर्स क्या क्या लग रहा है। देखो इस रॉड पे नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है बेटा, दो टेंशन, एक है T1 एक है T2। और नीचे क्या लग रहा है बेटा, यहाँ पे लग रहा है, नीचे लग रहा है एक 10 इंटू 10 मतलब 100 न्यूटन का फोर्स, और एक 5 इंटू 10 मतलब 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो हम बोलेंगे T1 प्लस T2, क्योंकि ये नीचे गिरा नहीं है ना तो ऊपर उठा है, मतलब बैलेंस है। बैलेंस है तो आप क्या बोलेंगे कि इधर का फोर्स मतलब ऊपर का फोर्स इज इक्वल टू नीचे का फोर्स, मतलब हो गया 150 न्यूटन। पहली बात समझ में आई आपको? लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दो इक्वेशन होना चाहिए हमारे पास, क्योंकि दो अननोन है। तो एक और इक्वेशन ढूंढने की कोशिश की जाएगी। क्या होगा इक्वेशन? तो हम बोलते हैं कि एक काम करते हैं, मोमेंट ले लेते हैं सेम, क्योंकि ये इसमें टर्निंग इफेक्ट भी नहीं है। देखो टर्न भी नहीं हो रहा है, तो टर्निंग इफेक्ट नहीं है, मतलब कि मोमेंट ऑफ फोर्स, यहाँ हम बोलेंगे टॉर्क। दोनों टॉर्क, सारे टॉर्क क्या है? जीरो है। नेट टॉर्क कितना है? जीरो। नेट टॉर्क कितना है बेटा? जीरो। तो अब बोलेंगे सर टॉर्क लगाएगा कौन कौन? तो हम बोलेंगे सारे जितने फोर्स हैं वो सब टॉर्क लगा सकते हैं। तो आपने बोला कितने फोर्स हैं, तो हम बोलेंगे ये टेंशन भी एक टॉर्क लगा सकता है, ये भी टेंशन टॉर्क लगा सकता है, ये नीचे की तरफ है ये भी टॉर्क लगा सकता है, और ये सेंटर पे इसका मास होगा तो ये भी टॉर्क लगा सकता है, मतलब 4 बार टॉर्क लगेंगे। चलिए एक फिक्स पॉइंट ले लेते हैं हम लोग कि जहां से ये घूमने की कोशिश कर रहा होगा। हम बोलेंगे यहां से घूमने की कोशिश कर रहा है। चलो अब निकालते हैं नेट टॉर्क। क्या ये टेंशन T1 का इस पॉइंट से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं। समझ लो ये पॉइंट है, यहीं से T1 गुजर रहा है और यही पॉइंट पे आप चेक कर रहे हैं, तो इसका इस फोर्स का कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है ही नहीं ओरिजिन से जहां से वो घूम रहा है। तो आप बोले ये तो जीरो हो गया T1 वाला बात। दूसरी बात, अच्छा बेटा ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था, अच्छा क्या छोड़ो वो तो जीरो प्लस लूं या माइनस लूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रखना अगर ये ऐसे घूम रहा होगा तो मैं प्लस लूंगा, और उल्टा घूम रहा होगा तो माइनस लूंगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अपने हिसाब से तुम ले सकते हो। मैंने अपने मन से मान लिया कि ऐसे घूमना को प्लस और ऐसे घूमना को माइनस, आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, हमने बोला कि ऊपर ऐसे इधर घूमने वाले को प्लस लेंगे। मुझे बताओ ये जो दूसरा टेंशन है T2 इंटू पूरी दूरी कितनी है बेटा? 100। हाँ ठीक है, माइनस में देखो ये सब जो फोर्स है जो नीचे की तरफ लग रहे हैं वो तो उल्टा घुमा रहा है, तो उल्टा घुमाने वाले को माइनस लेंगे। तो हम बोलते हैं कि ये जो 10 किलो है सेंटर यहाँ पे है, यहाँ पे लाई करता है, और ये दूरी कितनी है? 50। तो 10 इंटू 50। और क्या होगा बेटा? माइनस में ये वाला 5 किलो वाला, 5 किलो का फोर्स कितना लगता है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन यहाँ से कितनी दूरी है? तो आपने बोला सर इसकी दूरी इधर 40 तो 60 हो गया। कितनी आ गई? 60। और ये सब कितना है बेटा? जीरो है। मुझे बताइए क्या आप यहाँ से T2 निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं। 300 और यहाँ पे आ गया 500, 300 नहीं 3000 है। 3000 उधर जाके 3500 हो गया ना उधर। एक बार कैलकुलेशन चेक करते चलना। T2 इज इक्वल टू अपना आ रहा है 35 न्यूटन। आपका आ रहा है क्या? अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं किया तो फिर सही है। एक बार चेक कर ले, हो सकता है मैं गलत भी हूँ कहीं पे। कोई गलती तो नहीं हुई? एक बार चेक कर ले तो सब सही चल रहा है, कोई वैल्यू लेने में कहीं पे कोई गलती? पुनीत T2 ऊपर है बाकी सब नीचे हैं, तो ऊपर वाले को प्लस लिया माइनस लिया, सही चल रहा है। फिर आपने बोला कि है नेट फोर्स नेट टॉर्क जो है वो जीरो है। तो T2 कितना आ गया? इतना 35। सही तो लग रहा है। 500 नहीं, हाँ 500 और यहाँ पे आ गया 30 मतलब 3000 उधर जाके 3500 हो गया। यहाँ पे 100 आपने लिया ही था तो 35 सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है ना। T1 कितना होगा बताओ तो? T1 निकाल लेना, इसमें पुट कर दे। 125 हो गया, नहीं 115 न्यूटन। T1 और T2 की वैल्यू आपको मिल गई। हर बार यही काम, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, जरूरी नहीं है बेटा कि आप ना ओरिजिन यहीं पे लीजिए, आप कहीं भी ले सकते हो, जहां भी। एक बार जहां पे हम मान लिए वहीं रहेगा हर बार। हम लोग चाहते हैं कि जहां पे फोर्स है ना वहीं पे ले लें। क्यों? ताकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जीरो आ जाए, एक क्वांटिटी जीरो आ जाएगी तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। राहुल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ?
हाँ क्या हम यहाँ ले सकते थे? यहाँ पे इस पॉइंट पे ले सकते थे, कोई गड़बड़ी नहीं थी इस बात से। लेकिन यहाँ पे हमको जीरो नहीं आता था ना। हाँ, जीरो नहीं आएगा तो एक कैलकुलेशन और बढ़ जाता है। हम लोग नहीं चाहते हैं कैलकुलेशन बढ़ाना, हम चाहते हैं अननोन जहाँ पे है ना फोर्स वहीं पे ले लें जीरो। देख रहे हो चालबाजी कैसी है सौरभ? सौरभ कहाँ पे है मेरे को पता ही नहीं। पता नहीं है क्या वो? सौरभ। हे सौरभ, हाँ सर। है आया ना क्या तू? तेरा? 50 हेलो। 5। हाँ हाँ हाँ। हेलो। अच्छा एक मिनट एक मिनट, एक जगह गलती नहीं हो गया क्या? हाँ, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है कि गलती है? देख तो, ये जो 10 × 50 लिया ये क्या था? ये बता तो एक, ये क्या था? 10 किलो। तो किलो को तुमको बेटा mg होता है, फोर्स लेना पड़ता है, फोर्स। कितना हो गया ये? 100। तो अब कितना हो गया देख तो? 5000। 5000 5000। और इधर 3000 कितना होता है? 8000। 8000। तो 8000 लिखना और 2 जीरो गया तो 80 आ गया ना। और ये 80 है तो वो कितना आ जाएगा? 70 आएगा शायद। 70। हाँ, गलती मत करना बेटा, ये सब आपको बोलता हूँ चेक करने के लिए, तुम लोग चेक ही नहीं करते। एक बार पुनीत से पूछने दे। पुनीत, हे पुनीत। गया वो भी ऐसे। अरे है ना वो। हाइपर माइक गया उसका। अच्छा चलो, एक एक सवाल और कर ले और फटाफट आगे बढ़ते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू में बोलता है बेटा कि हमारे पास एक ब्लॉक है। ब्लॉक ये 2 मीटर का है, 2 मीटर ये लंबाई है। मास इसका है बेटा 2 किलो और फोर्स हम लगा रहे हैं सेंटर पे बिल्कुल आके F। तो और ये रेस्ट पे था, ठीक है? सिचुएशन क्या है कि ये रेस्ट पे है, ठीक है? बोलता है व्हाट इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज द टॉर्क, नेट टॉर्क बोलना चाहिए, टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के अबाउट में नेट टॉर्क कितना होगा ये बतानी है, ठीक है? रुक जाओ, और एक चीज है, बोलता है कि व्हाट इज द नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन का खाली बताओ, नेट टॉर्क नहीं। व्हाट इज द टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा बताओ तो थोड़ा, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? फोर्स की वैल्यू दी हुई है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। फोर्स की वैल्यू है 20 न्यूटन। हाँ, नहीं, फोर्स की वैल्यू नहीं दी हुई है, न्यू की वैल्यू दी हुई होगी। रुक जा, कुछ तो दे दे नॉर्मल, मतलब कितना क्या? इधर है तो इधर लगेगा। एक काम कर ले, छोड़ ले, ठीक है? मैं देता हूं आपको न्यू की वैल्यू। न्यू की वैल्यू मान ले 0.2 है, 0.2 है। फ्रिक्शन वगैरह याद है ना आपको? एक बार बोल दे, सब लोग नेटवर्क में हो ना? हाँ सर। हाँ जी हाँ जी, बताओ। ठीक है, अपने मन से एक वैल्यू दे दिया हूं, अब देख लेना वहां पे। आपको न्यू की वैल्यू मैंने दे दिया 0.2। अब आप मुझे बताइए कि नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा सेंटर ऑफ मास पे टॉर्क कितना होगा? बता सकते हो?
नहीं, एक काम कर ले, थोड़ा सा और चेंज कर ले, इसका आंसर 0 आ जाएगा बेटा। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा सेंटर ऑफ मास से ही जाता है, तो इसका क्या 0 लिखना? सेंटर ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास बाय फ्रिक्शन फोर्स लिख दे। ठीक है, सवाल को थोड़ा सा चेंज कर लिया हमने। बोला भाई फ्रिक्शन फोर्स का बता दे, फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा पहले, तो वो तुमको जानना पड़ेगा। फिर सेंटर ऑफ मास बीच में आता है, तो वो सब आप देखो। एक काम करें, बीच में ब्रेक दे दूं, 2 मिनट के बाद करके लाओगे? हाँ, ब्रेक दे रहा हूँ, ठीक है? चलो ओके सर अभी करते हैं, फिर बाद में ब्रेक लेंगे। अभी कर लेते पहले उसको, कर ले, करके आ जा, उसके बाद फिर लिख लिया, ठीक है? वो 1 घंटे के ऊपर रहेगा ना, तो फिर रिकॉर्डिंग में मतलब उसको रेंडर होने में टाइम लग जाएगा। ओके, करके लाओ।